नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की वारदात थोड़ी अजीब है और मैं जैसे आपको हमेशा कहता हूं कि मेरी कोशिश ही इस तरीके की रहती है कि जो वारदात हो, जो भी मामला हो, वो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए और जिसको सुनने में आपको कुछ सीखने को मिले, या फिर आप ये जान सकें कि कितना भी शातिर अंदाज से आप कोई भी गुनाह कर लीजिए, लेकिन आखिरकार में जो है आदमी पकड़ा जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो वारदात है वो सामने आए जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस का पार्ट है वो बेहतरीन हो। तो ये भी इस तरीके की एक वारदात है और इसमें चौंकाने वाली चीज़ क्या है कि आपने सुपारी किलिंग की कई सारी वारदातों के बारे में सुना होगा, जहाँ पे सुपारी तय की जाती है भाड़े के हथियारों के साथ और उस हिसाब से पैसा जो है वो फिक्स करके दिया जाता है काम होने के बाद, यानी मर्डर होने के बाद। लेकिन यहाँ पे सुपारी किलिंग की वारदात में दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। एक तो पैसे का इस्तेमाल किया गया और दूसरा असमत, यानी जो सुपारी देने वाली महिला थी उसने सुपारी लेने वाले जो बदमाश था उसको बोला कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और साथ में मैं तुम्हारे साथ सेक्स भी करूंगी। इस तरीके की चीज़ें उसने महिला ने उस सुपारी किलर को आश्वस्त किया था। और ये मेरे ख्याल से पहला तो नहीं, लेकिन थोड़ा पेक्यूलर यानी अनकॉमन सा मामला है कि इस तरीके की सुपारी किलिंग में इस तरीके की सुपारियां नहीं दी जाती, जहाँ पे आप अपनी असमत भी सामने वाला जो किलर है उसको उसके हवाले कर रहे हो। ये मामला कुछ ऐसा ही है। मामला है बेंगलुरु का, साल है 2017। 6 अप्रैल की बात है। बेंगलुरु का एक कब्रिस्तान है, कल्लाली ग्रेवयार्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक शख्स स्कूटी या टू व्हीलर पे जा रहा था और जो स्कूटी को चला रहा था उस आदमी का नाम था मनी, और उसके पीछे जो आदमी बैठा हुआ था उसका नाम था कुमार। अब कुमार का थोड़ा मैं आपको प्रोफाइल बता दूं। कुमार की जो उम्र थी करीबन 41 साल की थी, 40 प्लस था वो। और ये पेशे से फाइनेंसर था, यानी जिन लोगों को उधार में पैसे चाहिए होते थे उनको ये पैसे दिया करता था और उसके एवज में ये मोटी जो ब्याज था वो लिया करता था। तो मार्केट पे इसका बहुत पैसा चला हुआ था। जो कॉमन जनभाषा में बोलते हैं, तो जो भी मार्केट में पैसा देता है उसको बोलते हैं कि इसने मार्केट में पैसा चला रखा है। तो उसका मार्केट में काफ़ी सारा पैसा जो था चला हुआ था, यानी उसने लोगों को उधार पे दे रखा था। तो ये जो कुमार था ये अपने एक साथी मनी के साथ जा रहा था किसी जगह पे बेंगलुरु में। और ये जब कल्लारी जो ग्रेवयार्ड है उसके पास पहुंचा, वहाँ पे अचानक 3 मोटरसाइकिल सवार पहुंचे और इन्होंने उस जो स्कूटी थी उसको इंटरसेप्ट किया, उसका रास्ता रोका। और रास्ता रोकने के बाद अचानक जो हमलावर थे उन्होंने मशेटी या धारदार हथियार जो थे वो निकाले और जो कुमार था उसके ऊपर हमला कर दिया। और वो तब तक उसके ऊपर हमला करते गए जब तक उनको एक तरीके से श्योरिटी नहीं हो गई कि इसकी जान जा चुकी है। एक बात यहाँ पे मैं और भी बताना चाहूँगा, हालांकि ये इस स्टोरी से हट के, वो ये है कि अब साउथ इंडिया में जितने भी अपने मर्डर्स होते हैं उसमें आप देखिएगा कि कभी भी ज़्यादातर ये तो नहीं है कि कभी भी नहीं किया जाता, लेकिन ज़्यादातर जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा धारदार हथियार होते हैं। और ज़्यादातर जो गड़ासे तरीके की चीज़ें होती हैं जो जिनको मशेटी बोलते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वहाँ पे गोली कम मारी जाती है या फिर दूसरा कोई हथियार कम इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में अलग थोड़ा चलन है हथियारों का कि वहाँ पे यहाँ पे गोली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे जो कुमार था उसके ऊपर कई सारे जो वार थे वो धारदार हथियार से किए, और जो कातिल थे उन्होंने इंश्योर किया कि इसकी जान जब तक ना निकल जाए तब तक वो स्पॉट पर ही थे। और जब इनको पक्का हो गया कि ये मर चुका है तो ये वहाँ से अपनी जो मोटरसाइकिल थी उन पर सवार हुए और वहाँ से निकल गए। साथ में जो लड़का था मनी, उसको उन लोगों ने टच भी नहीं किया। और जब उसको लगा मनी को कि मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा, अपना जो भी कुलीग है या उसका दोस्त है कुमार, तो उसने यही बेहतर समझा कि वो मौके से भाग खड़ा हुआ।
और उसने फिर जब थोड़ी देर बाद आया तो कुमार जो था वो बुरी हालत में पड़ा हुआ था और उसकी नब्ज़ टटोली गई। और नब्ज़ टटोलने के बाद ये तो उसको भी, मनी को मालूम चल गया था कि इसकी जान जा चुकी है। पीसीआर कॉल की गई, मौके पे पुलिस पहुंची, जो मौका मुआयना है वो किया गया, जो मौके के फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, फॉरेंसिक की टीम आती है, डॉग स्क्वाड वगैरह, ये सारी चीज़ें ली गई और जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यही फॉर्मेलिटी होती है हमेशा, हर किसी जो मर्डर का केस होता है उसमें ज़्यादातर यही होता है। अब पुलिस को अब पता करना था कि आखिर ये शाम का वक्त था, करीबन 5-6 बजे के आसपास का। एक तरीके से अप्रैल का जो महीना होता है, शाम के 5-6 बजे अच्छी खासी लाइट होती है, तो एक पुलिस के सामने चैलेंज था। और 4-5 बजे आप ये सोचिए कि कोई बाइक सवार आएँ और 20 सड़क किसी को मार दें, तो जो खबर होती है वो भी बड़ी सेंसेशनल हो जाती है और पुलिस के ऊपर ऐसे में दबाव आ जाता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। पुलिस ने प्रोफाइल पता किया तो जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली एक फाइनेंसर था और ये लोगों को पैसे उधार दिया करता था। तो पुलिस को सबसे पहले जो एंगल इस पूरी वारदात में नज़र आया वो फाइनेंशियल एंगल ही नज़र आया और उसको लगा कि हो ना हो इसने किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसे चुका नहीं पा रहा, उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा होगा और इसी प्रेशर की वजह से जो शख्स था जिसने पैसे उधार लिए उसने इसका कत्ल कर दिया। अब तमाम जो उसने इसके जो देनदार थे उनकी लिस्ट निकाली गई और उनकी लिस्ट निकालने के बाद देखा गया कि किसने पैसे नहीं दे रहा, कौन कितने वक्त से पैसे नहीं दे रहा और काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। यानी आप मान लीजिए कि सैकड़ों मतलब 100 से ऊपर कई सारे लोग थे जिनको इसने पैसा जो था उधार दे रखा था। अब पुलिस ने इनको एक एक करके बुलाया सारे लोगों को और उनसे पूछताछ करी और पुलिस ने जितने भी लोगों से पूछताछ करी, जो जो पुलिस को डाउटफुल था, जो पैसे दे नहीं पा रहे थे, उनकी लोकेशन वगैरह भी चेक की गई और भी बाकी सारी चीज़ें चेक की गई कि कहीं किसी और से मर्डर तो नहीं करवा दिया, अमाउंट कितना था। तो जिन पे पुलिस को थोड़ा भी शक था वहाँ पे अमाउंट जो था वो बहुत कम था। तो ऐसे में पुलिस को लगता नहीं था इतने छोटे अमाउंट के लिए कोई किसी का मर्डर कराएगा। तो एक तरीके से जो फाइनेंशियल एंगल था वो पुलिस ने साइड में निकाल दिया और इसके निजी ज़िंदगी के बारे में पता किया गया। तो मालूम चला कि इसकी शादी 2005 में हुई थी और डोरीन नाम की एक महिला है जिससे इसकी शादी हुई थी और पति पत्नी के रिश्ते जो बाहर वालों ने बताया, पत्नी से भी पूछताछ करी तो पत्नी ने तो बोला कि किसी से दुश्मनी नहीं थी और मुझे किसी के ऊपर शक भी नहीं है कि किसी ने मारा होगा और ऐसा जो ब्याज व्याज का जो काम था वो भी ठीक ठाक ही चल रहा था, ऐसी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि कोई प्रेशर डाल रहा हो। तो अब बाकी पता किया गया कि ये जो कुमार था और क्या क्या करता था। तो मालूम चला कि ये कुमार जो था बड़ा, कहा जाना चाहिए, दिलफेंक टाइप का आदमी था, यानी वुमेनाइजर था ये। और ये अक्सर जो भी महिलाएं आया करती थी इसके पास उनको उधारी देता था ये और उस उधारी के एवज में वो उनके साथ सोया करता था, सेक्स किया करता था। ये एंगल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण था क्योंकि फाइनेंशियल जो था वो पुलिस निकाल चुकी थी। अब पुलिस ने ऐसी महिलाओं की लिस्ट निकालना शुरू किया जिससे इसके संबंध रहें और उनकी लोकेशन और उनका क्या इंटरेक्शन रहा है, कब से जुड़े हुए हैं आपस में, लास्ट टाइम पे कब बात हुई थी, ये भी तमाम जो चीज़ें थी वो निकाली गई। अब ये जो था इसमें भी तफ्तीश की गई और इसमें भी कई सारी महिलाएं पुलिस को मिली जो कुमार के साथ जिनके रिलेशनशिप थे, क्योंकि कुमार उन्हें पैसे उधार दिया करता था और आप मान लीजिए कि एज अ ब्याज वो उनके साथ उनका शारीरिक शोषण किया करता था। तो इन महिलाओं के से भी बातचीत की गई और यहाँ पे भी पुलिस ने एक तरीके से रूल आउट किया जिन महिलाओं से इसके संबंध थे उनके बारे में। अब पुलिस को और तफ्तीश करनी थी और पुलिस ने एक और नया एंगल लिया और ये एंगल था कि जिस दिन 6 अप्रैल को कुमार का मर्डर हुआ उस दिन किस किस से बात हो रही थी, कहाँ कहाँ बात हो रही थी, या एक पूरा एक तरीके से महीने भर से किस किस से बात होती थी, क्या हो रहा था, ये एक पूरी CDR जो थी वो पुलिस ने निकाली। और पुलिस ने जब CDR निकाली तो उसमें एक नंबर जो था वो कॉमन आ रहा था और ये जो
नंबर था, ये करीबन 1 डेढ़ महीने से ही उस कुमार के फ़ोन पे आने लग गया था। और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन भी जो कुमार के फ़ोन पे ये जो कॉल था इस नंबर से आया था, और पुलिस को लग रहा था कि कुमार की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन इस नंबर से हो सकता है जो पिछले 1.5 महीने से कुमार के मोबाइल पर आ रहा था। अब पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को निकलवाया जो कुमार के फ़ोन पे आ रहा था, और ये मोबाइल नंबर जो था वो एक क्लेरा नाम की एक जो महिला थी उसका था। क्लेरा को फ़ोन किया गया और क्लेरा से पूछा गया कि तुम कैसे जानती थी कुमार को, तो उसने बताया कि मुझे बेसिकली अपने बच्चों की फ़ीस जमा करनी थी और मुझे पैसे उधार चाहिए थे, और किसी ने मेरे को बताया था कि कुमार जो है वो पैसे उधार देने का काम करता है और मुझे ज़रूरत थी, लिहाजा मैं करीबन 1 डेढ़ महीने से इसके टच में थी और पैसे लेने की वजह से ही मैंने इसको 6 अप्रैल को भी फ़ोन किया था। और उसके बाद इस तरीके की घटना हो गई तो पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस ने उसको जाने दिया क्लेरा को, लेकिन एक तरीके से उसके ऊपर निगरानी रखी गई और क्लेरा का भी जो सीडीआर था वो निकाला गया। और क्लेरा का जो सीडीआर था उसमें 6 अप्रैल की कॉल्स देखी गई कि 6 अप्रैल को उसने किस किस को कॉल करी थी। तो 6 अप्रैल को उसने जो मरने वाला शख्स था कुमार उसको कॉल करी थी। इसके अलावा एक और आदमी था जिससे क्लेरा अभी टच में आई थी करीबन 5-10 दिन के अंदर, और 5-10 दिन के दौरान ही क्लेरा की उससे बहुत सारी बातें हो रही थी। ये नंबर भी पुलिस के लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि पुलिस को पता करना था कि अचानक जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी एक बार 5-10 दिन पहले शुरू हुई है वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ क्यों गई है। तो अब पुलिस ने वो नंबर निकाला जो क्लेरा के फ़ोन पे आ रहा था। वो जब नंबर निकाला गया तो वो नंबर था पैट्रिक नाम के एक बंदे का। अब पैट्रिक की जन्म कुंडली जो थी वो खंगाली गई कि ये पैट्रिक क्या करता है और क्लेरा के फ़ोन पे क्यों फ़ोन कर रहा था। तो मालूम चला कि जो पैट्रिक है उसका इतिहास है वो बदनाम है, यानी वो हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर कई सारे संगीन जो मामले हैं वो दर्ज हैं। अब एक तरफ से क्लेरा थी जिसने कुमार को फ़ोन किया था और एक तरफ पैट्रिक था जिसने क्लेरा को फ़ोन किया था। तो एक तरीके की जो चेन थी वो बन रही थी और पुलिस को लग रहा था कि ये चेन कहीं ना कहीं पुलिस को कुमार के कातिलों तक ले जा सकती है। इसके बाद क्लेरा को बुलाया गया और उससे इस बार सख्ती से पूछताछ की गई। तो क्लेरा ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और उसने पूरा तोते की तरह से पूरा बताना शुरू किया कि पैट्रिक से करीबन 10-15 दिन पहले उसकी जान पहचान हुई थी। और पैट्रिक ने बोला था कि तुम कुमार को फ़ोन करो और कुमार को फ़ोन करके उसको एक जगह पे बुलाओ और उसको बोलो कि मुझे पैसे लेने हैं और मुझे अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। कुमार के बारे में ये मशहूर था या कहा जाना चाहिए कि बदनाम था कि अगर कोई महिला उसको फ़ोन कर दे और पैसे डिमांड करे तो वो कहीं पे भी आने के लिए तैयार होता था। यानी वो अगर महिला कहे कि मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ और तुम मुझे यहाँ पे आके पैसे दे जाओ, तो बिल्कुल वो वहाँ पे ही जाके पैसे दे जाता था, क्योंकि आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि ही वॉज अ वुमेनाइजर और इस तरीके के कई सारी महिलाओं से संबंध थे। पैसा देकर ही उसने जो महिलाएं थी उनके साथ फिज़िकल रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे। तो जिस दिन 6 अप्रैल को भी क्लेरा ने कुमार को फ़ोन किया था और उसने बताया था कि मैं बेंगलुरु में इस जगह पे मिलूँगी और यहाँ पे तुम मुझे पैसे दे जाओ। कुमार अपना जो साथी था मनी उसके साथ वो निकला और जब ये काली अली ग्रेवयार्ड के पास पहुँचे तब जो पैट्रिक के जो दोस्त थे, पैट्रिक के गुर्गे का है, दोस्त भी क्यों कहेंगे, पैट्रिक के जो गुर्गे थे उन्होंने इसको घेरा कुमार को, और कुमार को घेरने के बाद उसके ऊपर कई सारे वार किए और उसको मौत के घाट उतार दिया। जब क्लेरा का एक तरीके से कबूलनामा आ गया तो पुलिस ने भी देरी नहीं करी और पुलिस ने इस मामले में 3 लोग को गिरफ्तार किया, जिसमें पैट्रिक था, जो पैट्रिक भी हत्या में शामिल था। इसके अलावा पैट्रिक का एक दोस्त था दिनेश, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये भी मौके पे मौजूद था, ये भी हमलावरों में से एक था। और तीसरा था अविनाश। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और इनको सख्ती से इनसे पूछताछ की गई कि भाई ऐसी कौन सी दुश्मनी थी तुम्हारी कुमार से कि तुमने इसको मारा
और क्लैरा को जो था तुमने एक तरीके से हथियार बनाया। तो ये तो सीजन टाइप के क्रिमिनल्स थे, तो काफ़ी पुलिस को मेहनत करनी पड़ी। पहले तो पता है कि इस तरीके से कुछ कई सारी कहानियाँ जो थी इन्होंने बनाई और पुलिस को मोटिव बताया कि इस तरीके का मोटिव था। लेकिन जितनी भी कहानियाँ और जितने भी मोटिव पुलिस को इन्होंने बताए थे वो उसके गले में उतर नहीं रहे थे पुलिस, और पुलिस लगातार इनके ऊपर सख्ती कर रही थी। और एक दिन जाकर ये जो पैट्रिक और बाकी के जो दो लोग थे, दिनेश और अविनाश, ये टूटे और इन्होंने नाम लिया एक महिला का जिसका नाम था डोरीन। डोरीन यानी कुमार की बीवी। पैट्रिक ने बताया कि डोरीन ने हम लोगों को 30 लाख रुपए की सुपारी दी और साथ में डोरीन ने यह भी वादा किया था कि अगर एक बार कुमार का कत्ल हो जाता है तो वो पैट्रिक के साथ रिश्ते बनाने के लिए राज़ी है और उसे इस मामले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब 3 लोग जो सुपारी किलर हैं वो बयान दे रहे थे तो पुलिस को भी देर नहीं लगी। पुलिस भी डोरीन के पास पहुंची और क्योंकि बयान आ चुके तो सीधा पुलिस ने अरेस्ट किया डोरीन को। और डोरीन से अब पूछा गया कि भाई इन्होंने तो बता दिया कि तुम पैसे देने वाली थी, साथ में पैट्रिक के साथ रिलेशन भी बनाने वाली थी, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी? तुम्हारा तो अच्छा खासा परिवार था, इतना पति जो था रिच था, पैसे थे उसके पास, तो तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि तुम्हें अपने पति की सुपारी देनी पड़ी? तो अब डोरीन का ये कहना था कि 12 साल पहले यानी 2005 में इसकी शादी जो थी कुमार से हुई थी और डोरीन ने जो शादी करी थी कुमार से वो उसका पैसा देख के करी थी और उसको लग रहा था कि आने वाली ज़िंदगी मेरी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि कुमार के पास काफ़ी सारा पैसा था। तो उसको लग रहा था कि अब सारे ऐश ही ऐश होंगे। लेकिन कुछ साल बाद ही उसको उसका असली चेहरा मालूम चला कुमार का। और कुमार का असली चेहरा यही था कि वो कई सारी महिलाओं के साथ उसके संबंध थे और वो बहुत जो पैसा था वो महिलाओं पर उड़ा दिया करता था। डोरीन इस बात का विरोध करती थी। एक बात तो ये हो गया कि वो पैसा उड़ाता था। दूसरी बात, अगर कोई पत्नी है और उसका पति के संबंध दूसरी औरतों से, तो जाहिर सी बात है ये तो कोई भी पत्नी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो डोरीन ने काफ़ी मना किया कुमार को, काफ़ी उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन अब बात ये होती थी कि जब भी डोरीन इस तरीके का विरोध करती थी कुमार की हरकतों का तो कुमार डोरीन की काफ़ी पिटाई जो था वो कर दिया करता था। तो अब एक तरीके से जो डोरीन ने जिस कुमार के साथ ज़िंदगी स्वर्ग सोचकर गुजारने की सोची थी वही ज़िंदगी डोरीन के लिए नर्क बन गई। और डोरीन अब छुटकारा चाहती थी। वो चाहती थी कैसे भी ये जो कुमार है ये हट जाए रास्ते से और इसकी जितनी भी दौलत है वो मेरे पास आ जाए। इसी दौरान डोरीन की जो मुलाकात थी कुमार का ही एक शख्स था, श्रीधर। श्रीधर ने भी कुमार से पैसे जो थे वो उधार ले रखे थे और काफ़ी मोटा अमाउंट जो था वो श्रीधर ने उधार ले रखा था। और वो अक्सर कुमार के ब्याज जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए आता था। कुमार घर पे नहीं होता था तो डोरीन जो थी वही पैसे लिया करती थी। इसी बीच में काफ़ी श्रीधर और उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने आपस में अपना गम जो और गुस्सा जो था वो बांटा। श्रीधर ने बोला कि इतनी मोटी ब्याज मुझे देनी पड़ती है और मुझे किसी भी तरीके से इस ब्याज से छुटकारा चाहिए। और डोरीन को लगा कि ये बड़ा अच्छा है तो डोरीन ने उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि मैं तुम्हारी ब्याज भी माफ़ कर दूंगी और ब्याज क्या जो तुमने पैसा लिया है वो पूरा माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और इस तरीके से डोरीन ने बोला कि मैं कुमार का जो है मर्डर करवाना चाहती हूँ और इसके लिए तो मैं एक आदमी मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा। श्रीधर को तो बिल्कुल लगा कि ये तो कहा जाना चाहिए कि बिना मांगे सौगात टाइप की मिल गई है कि पूरा पैसा भी माफ़ हो जाएगा, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। तो श्रीधर जो था वो पैट्रिक को जानता था। पैट्रिक के सामने उसने प्रपोजल रखा कि इस तरीके से ये जो शख्स है कुमार इसका मर्डर करना है और उसके एवज में डोरीन ने बोला था कि मैं 30 लाख रुपए दूंगी। और इस दौरान डोरीन और जो पैट्रिक था उसकी मुलाकात हुई। और जब मुलाकात हुई डोरीन और पैट्रिक की तो जब पैट्रिक ने डोरीन को देखा तो वो एक तरीके से उस पर अपना दिल दे बैठा और उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे पैसे के अलावा तुम भी चाहिए हो। अगर तुम इस बात पे राज़ी होती हो, तुम मेरे साथ आगे रहोगी, अगर तुम्हारे पति का मर्डर हो जाता है तो
मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। डॉरिन ने भी हामी भर दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कुमार से। और साथ में पैट्रिक ने डॉरिन से ये भी वादा किया था कि मैं कभी भी अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। तो डॉरिन जो था वो बिल्कुल आश्वस्त थी कि अगर मर्डर हो जाता है और वो पकड़ा भी नहीं जाता, अगर पकड़ा भी जाता है तो मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जब पुलिस ने इनकी धुनाई करनी शुरू करी, पैट्रिक की और इसके दोनों साथियों की, तो ये ज़्यादा दिन तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार जो डॉरिन थी ये इसका नाम इन लोगों ने ले लिया और फिलहाल पुलिस ने इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया इसमें, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये श्रीधर भी शामिल था तो पुलिस ने श्रीधर को भी अरेस्ट किया है और ये फिलहाल अपना जो वक्त है वो जेल में काट रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाना चाहिए कि प्लानिंग बड़ी फूल प्रूफ थी, काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा प्लान किया था, पूरा मर्डर प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि एक जो फ़ोन कॉल था उसने पूरा जो राज था वो खोल के रख दिया, तबकि इनको लग रहा था कि क्लेरा का अगर ये फ़ोन भी कर लेगी पुलिस तो क्लेरा यही बोलेगी कि उसको ब्याज पे पैसे चाहिए। और जैसा उसका बैकग्राउंड रहा है कुमार का कि वो अक्सर महिलाओं को पैसे ब्याज पे उधार दिया करता था, तो पुलिस शक नहीं करेगी और क्लेरा को क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन पुलिस ने बड़ी अच्छी तफ्तीश करी, इन्वेस्टिगेशन करी और ये जो मामला था इसको खोल के रख दिया और इस मामले में कुल मिला के 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।